कहते हैं ना, कुछ जगहें सिर्फ नक्शों पर नहीं होती, वो हमारे डर में, हमारी यादों में और हमारी नींदों में बस जाती है। और जब आप उन जगहों से लौटते हैं तो कभी भी पूरे के पूरे नहीं लौटते। मैं और मेरा साथी स्वीड गर्मियों की छुट्टियों में डैन्यूब नदी के रास्ते एक लंबी यात्रा पर निकले थे। सुबह से शाम तक नाव चलाने के बाद सूरज जैसे ही डूबा, हमने एक रात के लिए रुकने की जगह ढूंढी और तभी नजर आया वो टापू, एक छोटा सा आइलैंड, चारों ओर सिर्फ विलो के पेड़ झुके हुए, जैसे कुछ छुपा रहे हों। पहली नजर में तो शांत लगा, पर जैसे ही हमने नाव किनारे लगाई, कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। हवा कुछ अलग थी, भारी और ठंडी, जैसे विलो के पेड़ फुसफुसा रहे हों, एक भाषा में जो हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। स्वीड ने भी गौर किया। तूने महसूस किया ये पेड़ जैसे हमें देख रहे हैं। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन उस हंसी में खुद भी यकीन नहीं था। हमने टेंट लगाया, खाना बनाया और रात के अंधेरे में उस अजनबी जगह को देखते रहे। धीरे धीरे चांद बादलों के पीछे छिप गया और पेड़ों की परछाइयां लहरों के साथ नाचने लगी। टेंट में लेटा तो नींद आने का तो सवाल ही नहीं था। विलो की शाखाएं हवा में हिलती थीं, लेकिन आवाज सीधी कानों में घुसती थी, जैसे कोई मंत्र, कोई प्राचीन भाषा जो सिर में गूंजती रहे। रात के किसी पहर मेरी आंख खुली। बाहर कुछ था, टेंट की दीवार पर लंबा लहराता हुआ साया। मैंने झांक कर देखा, वो कोई इंसान नहीं था। उसकी ऊंचाई, चाल, आकार सब कुछ अलग, और अजीब बात यह कि वो जैसे विलो की टहनियों से बना हो, बिना चेहरा, लेकिन वो देख रहा था। मैं जम गया, सांस लेना मुश्किल हो गया। कुछ पल बाद वो साया हवा में घुल गया, जैसे कभी था ही नहीं। सुबह मैंने स्वीड को सब बताया। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे चुपचाप नदी किनारे ले गया। हमारी नाव उल्टी पड़ी थी। किनारे पर गहरे निशान थे, लंबे, उंगलियों जैसे। मैंने पूछा, ये जानवर के हो सकते हैं? स्वीड बोला, ये जानवर नहीं है, ये किसी और चीज के हैं। दोपहर तक हम दोनों टापू के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहे। हर जगह विलो की शाखाएं नीचे झुकी हुई, जैसे कोई बोझ उन पर लटक रहा हो या वो किसी का वजन संभाल रही हो। तभी मुझे कुछ दिखा, जमीन पर हल्की सी हरकत और एक परछाई जो धूप में नहीं, छाया में चल रही थी। मैंने उसका पीछा किया। वो पेड़ों के बीच गायब हो गई, लेकिन जमीन पर फिर वो निशान, जैसे कोई वहां खड़ा रहा हो बहुत देर तक। और फिर विलो के झुरमुट से धीमी सी फुसफुसाहट आई, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। इस बार साफ शब्द नहीं थे, लेकिन उनका मतलब समझ आ गया था। रात वापस आई, लेकिन अब वो हमारी नहीं थी। और तब हमारे टेंट की रस्सी अपने आप हिलने लगी। स्वीड मेरी ओर पलटा और कहा, हमें यहां नहीं रुकना चाहिए था, ये जगह जीवित है। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, पर मेरे गले से आवाज नहीं निकली। टेंट के बाहर कुछ चल रहा था, कदमों की धीमी लेकिन भारी आहट, जैसे कोई हमारे चारों ओर चक्कर लगा रहा हो, हमें परख रहा हो। और तभी बाहर से एक और आवाज आई, तुम उनके बीच आ गए हो। ये आवाज हवा में नहीं, मेरे सिर के अंदर गूंज रही थी, मानो विलो के पेड़ों ने खुद बोला हो। मैंने जोर से टॉर्च जलाई और बाहर झांकने की हिम्मत की। टॉर्च की रोशनी में दिखा, पेड़ों के झुंड के बीच कुछ आकृतियां थीं, ऊंचे लहराते हुए आकार जो इंसानी नहीं थे, लेकिन पेड़ भी नहीं। वो हमसे दूर खड़े थे, लेकिन उनकी नजरें हमारे भीतर तक झांक रही थीं। और जैसे ही मैंने टॉर्च की रोशनी उनकी ओर मोड़ी, वो सब एक साथ हिलने लगे, धीरे धीरे हमारी तरफ। स्वीड ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, कल सुबह पहली रोशनी में निकलना होगा, वरना हम इस जगह का हिस्सा बन जाएंगे। और उस पल मुझे विलो की वो फुसफुसाहट फिर सुनाई दी, अब बहुत देर हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राधे राधे।